बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में फ़िनलैंड जो क्वालिटी एजुकेशन फ़राहम करने में दुनिया में पहले नंबर पर हैं, उसकी स्टडी वीज़ा के बारे में बात करते हैं। अगर एक स्टूडेंट पाकिस्तान या इंडिया से बैचलर, मास्टर या पीएचडी के लिए फ़िनलैंड आना चाहता है तो उसका कितना ख़र्चा हो सकता है, फ़िनलैंड में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं, उन पर अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर पीआर कितने वक्त में मिलता है, पार्ट टाइम का मिल सकता है एक स्टूडेंट को या नहीं। तो इस वीडियो में वो बातें मैं बताने वाला हूँ जो आपको कोई कंसल्टेंट नहीं बताएगा। आज मौसम भी अच्छा है तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए। तो सबसे पहले शहरियत यानी सिटीज़नशिप पर बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यूरोप ममालिक में सेटल होने के लिए आते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर रहने के फ़वाइद और नुकसानात बाकी यूरोपियन ममालिक से कंपेयर करेंगे। तो फिर आप ख़ुद फैसला करें कि यहाँ पर आना है या नहीं। तो पीआर का सीन ये है कि यहाँ पर पीआर के लिए अगर आप दरख्वास्त देना चाहते हैं तो इससे पहले आपको यहाँ पर 4 साल रहना ज़रूरी है। पीआर के लिए लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप पीआर के लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं तो आपको 1250 यूरो माहाना तनख्वाह दिखाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर आपकी माहाना तनख्वाह जो है वो 1250 यूरो जो कि एक स्टूडेंट बहुत आसानी के साथ यहाँ पर कमा सकते हैं, अगर आप वो उसको दिखा देते हैं तो फिर आप जो है पीआर के लिए एलिजिबल हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर फील्ड से मुतालिक मुलाजिमत लाजमी नहीं है। अगर आप कंप्यूटर साइंस से और आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो आपको पीआर मिल सकता है। दरख्वास्त गुजार किसी भी मुलाजिमत पर जो है वो पीआर हासिल कर सकता है। अगर यहाँ पर आप पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर YKI टेस्ट यानी एक लैंग्वेज टेस्ट है जो आपको जो है देना होगा, और बाकी ज़रूरत वही रहेगी जो हमने पहले यहाँ पर लिस्ट में बता दिया आपको। अब बात करते हैं फ़िनलैंड की फ़वाइद के बारे में। अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो बाकी यूरोपियन ममालिक से इसको कंपेयर करते हैं तो सबसे पहली जो अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पर पीआर यानी शहरियत जो है वो तकरीबन बाकी यूरोपियन ममालिक से बहुत आसानी के साथ मिलता है। अगर आप यहाँ पर वर्क परमिट आपको मिल जाता है या पीआर मिलता है या आपको यहाँ पर शहरियत मिलता है तो आपको मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत जो है वो आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो बुनियादी तनख्वाह जो है वो 10 यूरो है। ये ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन बुनियादी तनख्वाह कम से कम जो है वो 10 यूरो पर घंटा आपको यहाँ पर फराहम की जाएगी, और इसके साथ साथ आपको मुख्तलिफ बोनसेस भी फराहम की जाएगी। अब बात करते हैं फ़िनलैंड के अंदर रहने के क्या क्या नुकसानात हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पे ज़ुबान के मसाइल हैं। अगर आपको इंग्लिश आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर इसकी लोकल जो लैंग्वेज है उसको अगर आप सीख सकेंगे तो फिर आपको ये रोज़गार और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे टैक्स भी एक शहरी से बहुत ज़्यादा लिया जाता है, और इसके साथ साथ गैर यूरोपीय ममालिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो पाकिस्तान या इंडिया से जाते हैं वहाँ पर, तो उसके लिए फ़ीसिस यूनिवर्सिटी की जो होती हैं वो तकरीबन $1000 से लेकर $10,000 तक जो है वो होती हैं। यहाँ पर क्योंकि विंटर सीज़न बहुत ज़्यादा होता है तो सर्दियों में अंधेरी रात यानी अगर आप कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे मौसम जो है वो ठंडा रहता है, तो अगर आप ठंडे मौसम से घबरा रहते हैं तो फिर यहाँ पे आप डिप्रेशन का बायस आपके लिए बन सकता है। और बाकी ममालिक यानी बाकी जो यूरोपियन ममालिक है इसके मुताबिक यहाँ पर पाकिस्तानी कम्यूनिटी जो है वो थोड़ी कम है। अब बात करते हैं स्टडी वीज़ा प्रोसेस के बारे में कि कौन से मराइल से गुजरकर आप स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बैचलर, मास्टर या पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए किसी भी फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अप्लाई करना होगा। आप कंफ्यूज होंगे लेकिन ये बहुत आसान है। सबसे पहले गूगल में जाइए, वहाँ फ़िनलैंड यूनिवर्सिटी की लिस्ट सर्च करें। इसके बाद आपको एक लिस्ट मिल जाएगा फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटी का। इसके बाद जो यूनिवर्सिटी आपको सही लगे, मतलब एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अंदर जाइए, वहाँ पर अपनी फ़ील्ड देखें और इसकी रिक्वायरमेंट्स देखें कि अप्लाई के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं वो आपके पास हैं। तो फिर आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो है वो अपनी मतलूबा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। तो अप्लाई करने का टाइमलाइन क्या है, क्योंकि साल में सिर्फ एक दफ़ा जो है इसका एडमिशन प्रोसेस ओपन होता है। तो डिस्क्रिप्शंस में हर साल के लिए जो इसकी दरख्वास्त का टाइमलाइन जो है कब इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में मैंने डिटेल दी है। वहाँ पर आप जो है तारीख़ देख सकते हैं कि कौन से महीने से शुरू होती है और कौन से महीने में इनके दाखिले यूनिवर्सिटियों के बंद हो जाते हैं। अब बात करते हैं फ़ीस की तफसीलात के बारे में। अगर आप बग़ैर स्कॉलरशिप्स के वहाँ पर जाते हैं सेल्फ फाइनेंस के ऊपर, तो कितनी फ़ीस आपको बैचलर, मास्टर या पीएचडी के लिए अदा करनी होगी। तो अगर आपको जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते कर लेंगे, जैसे हमने स्टेप 1 में कहा, तो उसके बाद आपको एक एडमिशन लेटर मौसूल होगा। तो पहली साल की यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो आपको अदा करनी होगी। तो बैचलर के लिए कम से कम 6000 यूरो सालाना, यानी साल में 6000 यूरो आपको यानी पहले साल के लिए आपने पे करना होगा। इसके बाद बैचलर की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 9700 यूरो, मास्टर से कम जो है वो 10,000 यूरो, और मास्टर की सबसे ज़्यादा जो फ़ीस है किसी ख़ास प्रोग्राम के लिए वो मैक्सिमम जो है वो 15,000 यूरो तक सालाना जाता है। अब आते हैं स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटी के बारे में कि फ़िनलैंड के अंदर कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हैं। तो बैचलर के लिए जो है पहले साल के लिए कोई स्कॉलरशिप्स पेश नहीं की जाती। अगर आप बैचलर के अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अगर
एडमिशन लेटर मौसूल हो जाते हैं तो आपको पहली ईयर के लिए जो आपको एडमिशन जो है वो उसके लिए आपको फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। ताहम जो तलबा होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो ब्रॉड डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। अब ब्रॉड डिस्काउंट क्या है? ये हर एक यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ होती हैं, हर एक यूनिवर्सिटी की ब्रॉड डिस्काउंट की परसेंटेज मुख्तलिफ होती हैं। ब्रॉड डिस्काउंट का मतलब ये है कि अगर आपको एडमिशन लेटर मौसूल हो जाता है तो आपको 15 दिन दिया जाता है कि उस 15 दिन में जो है आप जो है हमें फ़ीस पे कर दे तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। तो कुछ में 15% होता है, कुछ में 50% होता है, लेकिन जो है वो आपको फ़ीस 14 दिनों के अंदर आप अदा करते हैं तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाता है। तो मास्टर स्टूडेंट्स के लिए जो है यहाँ पर CGPA लेटर ऑफ मोटिवेशन की बुनियाद पर, या अगर आप रिसर्च फंड के लिए किसी रिसर्च पोजीशंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाता है। फुली फंडेड तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपको 100% स्कॉलरशिप्स मिल जाता है जिसमें आपको फ़ीस अदा करनी नहीं पड़ेगी। आपको स्कॉलरशिप्स के लिए कोई अलग एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ हैं, अगर मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो स्कॉलरशिप्स के लिए मैं कैसे दरख्वास्त दूँ, तो जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए फिनलैंड की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपकी एडमिशन की जो दरख्वास्त है वो ऑटोमेटिकली वो स्कॉलरशिप्स के लिए कंसीडर की जाती हैं अगर आप एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बैंक स्टेटमेंट। अगर आप विदाउट स्कॉलरशिप या सेल्फ फाइनेंस पे जाते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट फराहम करना होगा। तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि बाकी ममालिक के निस्बतन जो यूरोपियन ममालिक हैं वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट के निस्बत यहाँ पे कम बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाना होगा, जो कि 6,833 यूरो दिखाना होगी अपनी अकाउंट में। और ये बैलेंस जो है ये सिर्फ जो स्टूडेंट अप्लाई करता है वो अपने लिए अकाउंट बनाएगा वहाँ पर, जो कि बहुत आसानी के साथ बनता है, और वहाँ पर आपको ये पैसे यानी ये स्टेटमेंट आपको दिखाना होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ये सवाल अगर पूछते हैं कि स्पॉन्सर्स की क्या सीन है यहाँ पर, अगर हम स्पॉन्सरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर कोई स्पॉन्सर्स हैं जो आपको यहाँ पर स्पॉन्सर कर सकता है, तो बिल्कुल हाँ, कोई भी स्पॉन्सर हो सकता है। खून के रिश्तेदारों को का होना ज़रूरी नहीं है। तालिब इल्म को जो है वो सिर्फ मनी ट्रेल और टैक्स के सबूत फराहम करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि फ़िनलैंड की सफारत खाने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर एक स्टूडेंट स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो है वो सफारत खाना आपसे रिक्वायर्ड करेगी। तो सफारत खाने का ताल्लुक़ जो है वो बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों से है। फ़िनलैंड की इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर, जैसे हमने पहले कहा, मनी ट्रेल और टैक्स रिकॉर्ड्स जो आपकी हैं वो। अब बात करते हैं वीज़ा लागत यानी अखराजात के ऊपर। सफारत खाने की फ़ीस जो है वो 350 यूरो हैं, और इसके साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 20,000 से लेकर 44,000 पाकिस्तानी रुपीज़ आपको जो है उनको शो करवाने होंगे इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो अभी जो है सब पाकिस्तान के अंदर जो है फ़िनलैंड का सफारत खाना जो है वो सितंबर 2023 से ओपन होगा। तो फिर अगर कोई 2024 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर पाकिस्तान के अंदर ये सहूलत आपको फराहम की जाएगी एम्बेसी। अगर आप शादीशुदा हैं और आप वहाँ पे अपने बच्चों को भी फैमिली को साथ ले जाना चाहते हैं तो निकाहनामा, पैदाइश का सर्टिफिकेट, FRC जो है ये आपको नादरा यानी नेशनल, जहाँ से आपने NIC बनाए तो वहाँ पे जाके FRC अपनी बनाए। ये इस वक्त दरकार है जब कोई दरख्वास्त देने वाला अपनी शरीक हयात या कम उम्र बच्चों को फ़र्स्ट RPE की दरख्वास्त दे रहा हो। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के ऊपर। तो फ़िनलैंड में फ़ील्ड से मुतालिक मुलाजिमतें तलाश करना थोड़ा मुश्किल है। अगर कोई आपकी ज़ुबान आपको नहीं आती या आप IT बैकग्राउंड से है तो फिर आपके लिए थोड़ी बहुत आसानी होगी, लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला चलेगा। बड़े शहरों में ज़्यादा मौक़े, छोटे जो शहर है उसमें कम मौक़े आपको मिल जाएंगे जॉब्स की। लेकिन विदाउट फील्ड यानी और जॉब जो होती है, जो अखबार भेजना, खाना वगैरह डिलीवरी करना, रेस्टोरेंट में मुलाजिमत करना, सफाई वगैरह करना, ये बहुत आसानी के साथ यहाँ पर मिलते हैं। अब आते हैं एक्सपेंसेस के ऊपर। अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस पे वहाँ पे जाता है तो उसकी एक्सपेंसेस कितनी होंगी। तो यहाँ पे अपार्टमेंट का जो किराया है वो 250 से लेकर 330 यूरो तक माहाना, जिसमें बिजली पानी का बिल वगैरह सब कुछ शामिल है। इसके बाद जो ग्रॉसरी का ख़र्चा है 100 से लेकर 150 यूरो ये माहाना आता है। और जो ट्रैवलिंग के लिए जो है 2 जोन्स के लिए 25 यूरो और 30 दिनों के लिए तकरीबन ये 65 यूरो आपका आ जाता है मंथली ट्रैवलिंग का ख़र्चा। इसके साथ जो है 400 से लेकर ये तकरीबन 500 यूरो बनता है, मतलब 400 से 500 यूरो आपका माहाना ख़र्चा बनता है। और एक स्टूडेंट जो है वो पार्ट टाइम जॉब से जो है वो 900 से लेकर 1200 यूरो माहाना कमाता है। तो 400 से 500 तो तकरीबन मंथली जो है आपको 500 यूरो जो है वो, जो कि पाकिस्तानी 1,50,000 से ऊपर बनते हैं, ये आप बचत कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर के सेशंस पर, जो कॉमनली सवाल पूछे गए हैं उनकी जवाबात के लिए। सबसे पहला सवाल ये है कि फ़िनलैंड के लिए कम से कम इंटरमीडिएट यानी FAC में फ़ीसद कितना ज़रूरी है। तो फ़िनलैंड में इंटरमीडिएट के लिए 45% दरकार है। क्या फ़िनलैंड में तालीम मुफ्त है? तो ये यूरोपियन शहरियों के लिए मुफ्त है या जिनके पास वर्क परमिट है। और इसके बग़ैर जो गैर यूरोपीय तलबा है जैसे पाकिस्तान और इंडिया के अगर, तो इनके लिए यहाँ पे एजुकेशन मुफ्त नहीं है जर्मनी की तरह, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्कॉलरशिप्स हासिल करते हैं तो ये आपके लिए मुफ्त हो सकता है।
क्या दीगर यूरोपीय ममालिक के मुकाबले फ़िनलैंड में आबाद होना आसान है या शहरियत लेना आसान है यहाँ पर? तो जवाब जी हाँ, फ़िनलैंड में दूसरी यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में आबाद होना आसान है क्योंकि काम, शहरियत हासिल करना फ़ील्ड से मुतालिक मुलाजिमतों में काम करना लाजमी नहीं है। क्या मैं अपने वालिदैन को फ़िनलैंड में मदऊ कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन सिर्फ विज़िट वीज़ा पर कर सकते हैं। क्या मैं अपनी शरीक हयात और बच्चों को फ़िनलैंड में मदऊ कर सकता हूँ, यहाँ पे बुला सकता हूँ? जी हाँ, फ़िनलैंड में शरीक हयात और कम उम्र बच्चों के लिए रिहायशी इजाज़तनामे के लिए दरख्वास्त देने की इजाज़त है। मैं कितनी तेज़ी से स्पेनिश ज़ुबान सीख सकता हूँ? तो सरकारी इदारों से अगर आप लैंग्वेज क्लास लेते हैं तो औसतन से 6 से लेकर 9 महीनों के अंदर आप ये आसानी के साथ सीख सकते हैं। क्या मैं पार्ट टाइम मुलाजिमतों के ज़रिए फ़ीस का इंतज़ाम कर सकता हूँ? हाँ, अगर आपकी जो फ़ीस है वो सालाना 8,000 यूरो है तो ये काबिल इंतज़ाम है, यहाँ पे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन 8,000 से अगर आपकी फ़ीस सालाना ज़्यादा है तो फिर ये मुश्किल हो सकता है आपके लिए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा जॉब कर रहे हैं पार्ट टाइम। मुतालिया के दौरान हमें कितने घंटों काम करने की इजाज़त है? तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं या स्टडी वीज़ा पर यहाँ पर आते हैं तो मुतालिया के दौरान यानी स्टडी के दौरान आपको हर हफ्ते में 30 घंटे की इजाज़त है। 30 घंटे आप काम कर सकते हैं, लेकिन छुट्टियों में जो है आप मुकम्मल वक्त काम कर सकते हैं फुल टाइम, तो इसकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन अगर स्टडी के दौरान जो है आप सिर्फ 30 घंटे इजाज़त हैं वीकली। क्या मुझे विज़िट वीज़ा पर नौकरी मिल सकती है? नहीं, विज़िट वीज़ा पर तलाश करना, काम करना गैर कानूनी है। अगर आप विज़िट पे यहाँ पे आते हो और काम यहाँ पे कोई काम ढूंढ रहे हैं तो ये गैर कानूनी है। अगर आपको गिरफ़्तार करते हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट कर देंगे वापस। क्या आप फ़िनलैंड के लिए किसी मशीर की सिफारिश ले सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, फ़िनलैंड के लिए किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ के लिए बारे में फ़िनलैंड की वेबसाइट और वेब पोर्टल्स जो है वो यहाँ पर। अब कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो इसको बिल्कुल नोट करें या इस वीडियो से स्क्रीनशॉट्स लें, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है, मेन एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो आपको मिल जाएगी studyinfo.fi। अगर आप जनरल मालूमात लेना चाहते हैं studyinfinland.fi। अगर आप दाखिले के इम्तिहान के हवाले से मालूमात लेना चाहते हैं तो uasinfo.fi। अगर आप वीज़े की मालूमात लेना चाहते हैं तो MIGRI.fi। तो ये वेबसाइट से स्क्रीनशॉट्स लें, यहाँ विज़िट करें, उनको स्टडी करें, किसी भी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद इस तरह की मुख्तलिफ़ ममालिक की वीडियोस के लिए या यहाँ पर स्टडी करने के लिए आपका कोई सवाल है तो यहाँ पे कमेंट के सेक्शंस में हमसे पूछ सकते हैं, या इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए तो हर एक कंट्री के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।